नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। पिछले 7 दिनों से ये मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी पुष्कर धामी कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी पल पल पर निगाह रखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से आईएएस अधिकारी मंगेश घिल्डियाल और मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र भास्कर खुल्वे को इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल ने आशा व्यक्त की है कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। आज दिल्ली से पीएमओ से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भास्कर खुल्वे जी और मंगेश घिल्डियाल जी आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हमारे जो श्रमिक भाई टनल में फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। और अब तक अगर 1-2 चैनलों से काम हो रहा था कि यहाँ से वो अब लगभग 4 या 5 जगह से देखा जा रहा है कि कौन सी जगह से जल्द हम अंदर श्रमिकों तक पहुंचे और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। अभी तक सारे श्रमिक सकुशल हैं और हम बाबा बौखनाथ से की कृपा चाहते हैं कि सभी श्रमिक सकुशल रहें और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर दिया जाए। और आज भास्कर खुल्वे जी के द्वारा ये भी आश्वस्त किया गया है कि इस पे पीएमओ पूरी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड इनकी देखरेख में बहुत जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिरकत की। शहर के सिविल लाइन स्थित एक वेंडिंग पॉइंट में आयोजित जिला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग दर्शन लाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, मनीष खंडूरी, कोटद्वार नगर निगम के मेयर हेमलता नेगी समेत कई नेताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। इस मौके पर पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त पर भी मंथन किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ राय सुनाई गई। मैं सोचती हूँ कि बहुत बेहतरीन शुरुआत हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, करण मेहरा जी द्वारा ये की गई है, जिसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। क्योंकि जब भी जिला स्तरीय जो बैठक होती है, हमारे कार्यकर्ताओं से जो संवाद था वो बहुत बेहतरीन है। ये जानना आवश्यक है कि ग्राउंड रूट पे हमारे कार्यकर्ता को क्या मुश्किलें आ रही है, क्या उसका सजेशन है और किस तरीके से हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के अंदर अपने हमारी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उनके सजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ये कार्यशाला में हमारे अपने चुनावी रणनीति और संगठनात्मक क्या हमको करना चाहिए उसके सुझाव हमने लिए और काफी महत्वपूर्ण सुझाव कार्यकर्ताओं के मिले हैं और जो पार्टी के सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमको दिशा निर्देश दिए। उन सारी चीजों का समावेश करके हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे पार्लियामेंट्री सीट्स में हमको आगे बढ़ना है उसकी रूपरेखा तैयार हमने की है। और ये सारे जगहों के जब जिला सम्मेलन खत्म हुए, जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनको हम किस तरीके से मूर्त रूप देंगे उसके लिए आज हमने ये तैयारी की। इसमें बहुत जरूरी है कि सीबीआई की जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, क्योंकि सीबीआई भी सरकारों के दबाव में काम करती है। आपने और मैंने देखा है, एक तरफ हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ 3-3 साल हो गए घोटालों जिनकी सीबीआई जांच की मांग हो रही, उनकी जांच नहीं हो रही और जो जांच बैठाई भी गई थी उनमें अभी तक सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ी। चाहे वो आपका नेशनल पार्क है जो आपका कॉर्बेट, उसके बारे में हो। कांग्रेस का आज यहाँ पर जिला सम्मेलन है और ऐसा नहीं कि मैं हूं करके भीड़ है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस रूप में समर्पित भाव से काम करता है कि आज पार्टी की बैठक है तो वहां पर जाना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं तो भीड़ का होना स्वाभाविक है।
ये अच्छी बात है कि कोटद्वार के जो निर्दलीय रूप में छात्र संघ का चुनाव जीते, आज यहाँ पर आकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस में शामिल हुए। अच्छी बात है। यहाँ पर दो रिटायर्ड पूर्व के IAS आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खुशी की बात है। मैं बताऊं कि लोग कांग्रेस की ओर विश्वास और आशा के साथ देखते हैं, उम्मीद के साथ देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम गढ़वाल लोकसभा सीट जीते, और आज भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भले सरकार है, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। हमारे लिए बहुत ही अच्छी संकेत है आम आदमी पार्टी ने। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी विधानसभा में मैं घूमा, 14 विधानसभा में घूमा, एक जनता की जो आवाज़ है वो काफ़ी अब तीव्र हो गई है, और मुझे लगता है कि जन सरकार जो है वो आने वाला है 24 के चुनाव में। ये काफ़ी सारी जो जनता है वो चुपचाप घरों में बैठी हुई है, बहुत निराश, बहुत आक्रोश भी है और गुस्सा भी है उनको। और मेरा ये कहना है कि आपकी अंत्योदय हो गया, अग्निवीर हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन हो गया, डेवलपमेंट हो गई, पौड़ी में आप झील की बात कर लीजिए, पौड़ी में जो अस्पताल है उसकी बात कर लीजिए, हर तरीके से निरस्त हो गई है सरकार। मुझे मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति ऐसी है, 24 में हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता हमेशा जो है किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, और इसको हमने बहुत बखूबी देखा है। कांग्रेस सरकारें बड़े लंबे समय तक चलती आई हैं, और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सरकारें बनाती थी, और कार्यकर्ता ही जो है सरकार को चलाने का भी काम करते थे। हम लोग उनसे सुनकर, उनकी समस्याओं को जानकर उन कामों को करते थे, और ये हमेशा रहा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं तब तब काम होते हैं। 2002 से लेकर 2007 के बीच का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, लेकिन 2007 से लेकर 2012 के बीच में क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन करना होगा। 2012 से लेकर 2017 तक क्या कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, वो आपको मूल्यांकन करना होगा। लेकिन 2017 मार्च के बाद आज दिन तक 2023 जो नवंबर खत्म होने वाला है उसमें क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में लगभग सभी परिवारों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। सभी लोग इस सुविधा का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश के पहले 2-3 राज्यों की लिस्ट में शामिल है जो आयुष्मान कार्ड का बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना सभी लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाया गया है और सभी परिवारों को इलाज के दौरान इसकी मुफ्त सुविधा दी जाती है। एक योजना है जिसमें पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है, और इसमें बड़ी खुशी है हम लोग को बताते हुए कि जो उत्तराखंड है वो सबसे ऊपर के क्रम के 2-3 स्टेट में हमेशा रहता है। यहाँ पर लगभग सभी मरीजों का, पूरी फैमिलीज का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है। तो आप सभी के माध्यम से मेरी सभी पब्लिक से अपील है कि अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि आयुष्मान के अंदर आपका उपचार पूरी तरह फ्री है, पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, और लगभग सारा उपचार हमारे अपने अस्पताल में उपलब्ध भी है। और वहीं शहर में कूड़ा उठान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। एजेंसियों को निगरानी के लिए नगर निगम में लाखों खर्च कर 2 एजेंसियों को निगरानी के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन ये एजेंसियां अपने काम में लापरवाही करती पाई जा रही हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगरानी में लापरवाही पर नगर निगम ने दोनों एजेंसियों को नोटिस सौंपकर तलब किया है। वहीं एजेंसियों को लापरवाही का कारण पूछने के साथ ही भुगतान में कटौती की चेतावनी भी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से सभी 100 वार्डों में कूड़ा उठान के लिए सनलाइट, वाटर ग्रेस और इकॉन कंपनियों को अनुबंधित किया गया है। इसके अलावा इनके कार्य की निगरानी करने के लिए भी 2 एजेंसियां हायर की गई हैं, जो नियमित रूप से कूड़ा उठान वाहनों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ रूट प्लान भी तैयार करेंगी। देखिए, हमारे यहाँ पे जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की एजेंसीज हैं, तो कुछ शिकायतें हमको प्राप्त हुई कि समय से गाड़ियां ना पहुंचने की, या कुछ क्षेत्रों में ऑल्टरनेटिव पहुंचने की, या और ज्यादा कैब करने की। तो ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनीज को नोटिस दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल अपनी इस चीज को
कार्यशैली को और इम्प्रूव करें, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करें, नकली दशा में पेनलाइजिंग की कार्रवाई की जाए। और वहीं देहरादून में डिप्टी एसपी मलखान सिंह के बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। बलबीर रोड जज कॉलोनी में रहने वाली महिला की उम्र 55 साल के आसपास बताई जा रही है और इसके अलावा आरोपी ने खुद की भी नस काट ली। पुलिस ने मौके से आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजीत सिंह ने बताया कि मलखान सिंह डिप्टी एसपी के पद पर मुरादाबाद में पोस्टेड हैं। सुबह जब इन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया तो फोन न उठने की वजह से इनको शक हुआ। जब इन्होंने घर आकर देखा तो वो मृत मिली। एसपी ने बताया कि आरोपी आदित्य मानसिक रूप से परेशान था। किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है इसका तो पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एसपी ने बताया है कि आरोपी के पिताजी ने बताया कि पूर्व में भी वो मारपीट की घटनाएं कर चुका है। आगे पूछताछ में पता चलेगा कि कल रात क्या कुछ हुआ था। मुरादाबाद में पोस्टेड है पुलिस में, और इनके द्वारा जब सुबह कॉल किया गया था अपनी वाइफ को तो ना उठने पर इनको शक हुआ और तो कल वो वहां से यहाँ पर आए। यहाँ पर अंदर दरवाजा बंद था, फोर्सफुली जब खोला गया तो अंदर छत लाश जो उनकी पत्नी की वो उनका बेटा भी यहाँ पर आदित्य इंजर्ड है, मतलब शफीनस कुछ काट रखी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी में अभी तक ये पता चला कि कुछ मानसिक रूप से परेशान भी था, उसका इलाज भी चल रहा था। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है वो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि घर के अंदर बेटे के द्वारा कहीं आवेश में आकर या कहीं अन्य मानसिक परिस्थितियों के जो बताया जा रहा है उनके पिताजी द्वारा, उसके कारण ये घटना की। पूर्व में भी ऐसे मारपीट की घटनाएं सब करता था। अब क्या हुआ था कल रात थोड़ा पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट होगा। अखबार पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से संपादित कराई जा रही समूह क की परीक्षा को लेकर 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1880 विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी 7 केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों को केंद्र पर धारा 144 लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं और इसी के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और कैंडिडेट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के भी बाद में उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इस मामले में आगे अगर बात करें तो जिसको देखते हुए स्थानीय पुलिस मैनेजमेंट को लेकर कोतवाली पौड़ी में सीओ सादर श्याम दत्त नौटियाल द्वारा पुलिस कर्मियों की आवश्यक बैठक भी इस मामले में ली गई है। ये कल 19 तारीख को हमारे यहाँ 7 परीक्षा केंद्रों पे जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह को के परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा 7 परीक्षा केंद्रों पे। तो इसकी ड्यूटी संबंधी ब्रीफिंग थी स्टाफ की, तो जो पुलिस फोर्स हमारा जो परीक्षा केंद्रों में लगा है उनको ब्रीफ किया गया है चेकिंग फिस्किंग और उसके नियम के अनुसार। और बाकी हमारे जो परीक्षा गार्ड है वो लाइन से पेपर टाइमली जो है तेजी से प्राप्त कर परीक्षा केंद्र को पहुंचा देगा और उसके बाद वो जो है सभी पेपर जो है वापस कोषागार में जमा होने। तो इसी का ब्रीफिंग था इनको जो है प्रातः जो है अपने ड्यूटी पर पहुंचने हेतु और सजगता के साथ और सतर्कता के साथ जो है ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम ऋषिकेश का निरीक्षण किया और इस दौरान कमियां मिलने पर सूचना आयुक्त ने नगर आयुक्त को दिशा निर्देश देकर कमियों को दूर करने के लिए जो भी कमियां वहां पर पाई गई दूर करने के लिए कहा। मुख्य रूप से सूचना के अधिकार के तहत आने वाले पत्रों की सूचना सही और पारदर्शिता के साथ देने के लिए भी निर्देश दिया गया। शनिवार को उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ऋषिकेश पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नगर निगम ऋषिकेश के कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर रिकॉर्ड रूम मेंटेन नहीं मिलने पर सूचना आयुक्त नाराज दिखाई दिए। मीडिया के माध्यम से कई बार नगर निगम में महत्वपूर्ण फाइलें गुम होने के बारे में भी सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से पूछताछ की। वहीं निरीक्षण के बाद सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने बताया जो कमियां नगर निगम में मिली हैं उन्हें सही करने के निर्देश नगर आयुक्त को दे दिए गए हैं। सामान्य तौर पर हम लोग जो जितना हमारे लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से चल रहा है तो ये देखने की एक
प्रक्रिया हमने शुरू की है, तो उसी के मद्देनजर यहाँ ऋषिकेश नगर निगम का विजिट किया गया और मुख्यतः इस पर फोकस था कि जो अनुरोध पत्र आते हैं ITI के तहत उनका निस्तारण जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए, जो प्रश्नपत्र होती है तो जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए और जो एक्ट का जो सेक्शन 4 है उस पर हम लोगों का खासा जोर रहता है। इस सेक्शन 4 के तहत जो 17 पॉइंट्स पे सूचनाओं का स्वप्रकटीकरण सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाता है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके तहत मैनुअल बनाए जाने का प्रोविजन है। तो पहले से यहाँ पर निर्देशित किया गया था और इस तरीके से जो है सूचना देने का जो PIO का पटल है और जो रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाए, सबका निरीक्षण किया जाए। रुड़की में कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली रुड़की पुलिस टीम के साथ 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोरों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली सिविल लाइन पुलिस टीम के साथ अच्छी मोहल्ला चौक के साथ साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। में पुलिस टीम के साथ यहाँ पर सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ पे चेक किए। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए गदरपुर की बात करेंगे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील परिसर में SDM गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी एक ही दिन में 5 जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, जो गलत है। निकाय चुनाव के संबंध में उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य कार्य उन्हें सौंपे गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन पर इतना बोझ न डाला जाए। तो वहीं SDM गौरव पांडे ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई है, इसमें कोताही नहीं होगी और हर हाल में BLO और अन्य विभागों के काम करने ही उनको पड़ेंगे। हमें इसलिए शासन द्वारा निर्वाचन का काम भी कराया जा रहा है, इसमें BLO का भी काम है, हमारे विभागीय कार्य भी है, पोषण टैकर का काम भी है, हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है। एजुकेशन वाले भी हमारे यहाँ दोस्त एजुकेशन वाले भी हमारे केंद्रों पर आ रहे हैं कि उनको लाभार्थी से जोड़ा जाना है। भी हमारे केंद्रों में अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी 1 महीने की ड्यूटी लग रही है। 1 बजे तक हमारा अपना आंगनबाड़ी का कार्य है, उसके बाद हमारा पोषण टेकर के लिए हमें घर घर जाके फोन वेरिफिकेशन कराने। हम 5 बजे तक फील्ड में रहते। ये बताएं हम निकाय चुनाव का कार्य कब करें? विधानसभा लोकसभा चुनाव व नगर निकाय चुनाव दोनों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि हम दोनों कार्य एक साथ कैसे करें, उसी संबंध में ये लोग अपनी बात रखने आए हैं। इनको ये चीज समझा दी गई है कि दोनों अलग कार्य हैं और दोनों कार्यों को चूंकि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं तो दोनों कार्यों को किया जाना अनिवार्य है और उनको ये अवश्य रूप से करेंगे। संबंधित नगर निकाय और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इनको जो भी उचित सहयोग है उसको उपलब्ध कराएंगे। चूंकि यह कार्यक्रम समयबद्ध होते हैं इसलिए इनको समयबद्ध जो समय दिया गया है, जो टाइमलाइंस दी गई है उसके अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है। नैनीताल जनपद के ओखल कांडा ब्लॉक के छीड़ाखान रीठा साहिब मोटर मार्ग में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 9 वर्षीय एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। ऐसे में देर रात DM नैनीताल वंदना सिंह ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जाकर बच्चे का हालचाल भी जाना। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी DM ने दे दिए गए हैं और वहीं मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की जाएगी। घटना हुई है आज
छेड़ा खान मार्ग पर काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं और भी सारे उसके जो टेस्ट है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी यही निर्देश दिए है कि इस बच्चे का जीवन बचाना भी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली लगभग जो है इस दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई है। तो बाद में उसके बच्चे के पुनर्वास वगैरह के बारे में भी प्रशासन व्यवस्था कर पाएगा। अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका जीवन बचाने की है। ये जो दुर्घटना थी इस मार्ग में, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी और टीमें विदिन 15 मिनट्स सारी मूव हो गई थी, धारी से भी और भीमताल क्षेत्र से भी, स्वास्थ्य, SDRF, SDM और तहसीलदार वगैरह, और 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग सभी वहाँ पहुँच गए थे और 12:30 बजे SDM भी मौके पर जो है पहुँच गए थे घटनास्थल पर। अभी रात में भी हमने, क्योंकि पोस्टमार्टम भी मौके पर ही कराया गया है सभी का, जो भी डेड बॉडीज थी उनका, और सुबह क्योंकि अंतिम संस्कार ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ किया जाना है, तो हमने ये निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को कि वहीं गांव में ही वो निवास करेंगे। आज वो पतलोट में रुके हुए हैं और सुबह अंतिम संस्कार तक का जो भी सहायता की आवश्यकता पीड़ित परिवारों को होती है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भी जो चीज़ें यथासंभव हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी 2 लाख रुपए की घोषणा करी गई है, उसके चेक भी हमने बनाकर भिजवा दिए हैं, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक वो भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध हो जाएंगे। जो धनराशि है उसकी भी जो व्यवस्था है वो करवा दी गई है। इसके बाद भी भविष्य में, क्योंकि ये धनराशि तो बहुत कम है जो भी है, लेकिन भविष्य में भी यदि किसी सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन परिवारों के लिए हम लोग शासन के प्रस्ताव भेजेंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में या अन्य किसी मद में जो सहायता दिलवाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करी जाएगी। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मौत होने के बाद से, सड़क हादसे के बाद से, इसी हादसे में 9 साल का एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और सूचना मिलने पर डीएम भी मौके पर पहुंची बच्चे का हाल चाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे दी गई है, आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।